अब इसके बाद में आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। दोबारा से बता देता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या थी। एसएन रिएक्शंस में आप लोगों ने ये बात बताई थी कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। तो आज उसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात चलेगी। अब मैं आपको कंफ्यूज कर करके ना 6-7 एग्जांपल दे दूंगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कि उसकी ज्यादा है ना, क्यों ज्यादा है, ये बातें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे एक तो एल्काइल एलाइड आ रहा है और एक एलाइल एलाइड आ रहा है। तो तुम्हारे लिए दोनों लिख देता हूं और अब आप बताओगे कि किसकी रिएक्शन फास्ट होएगी और किसकी स्लो होएगी। ध्यान से देखो, सिर्फ समझने वाला टॉपिक है। अगर इसमें कुछ नोट्स बनाने हैं तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है, ठीक है। ये नॉलेज का टॉपिक है बजाय नोट्स बनाने के। ये लीजिए, ये होता है मेरे पास एलाइल। तो बोलिए जी फटाफट, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जो जल्दी से सीएल दे देगा, बस इतना सा काम है। तो अब आपको बताना है कि जल्दी से कौन देगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बस, और कुछ भी नहीं बताना। ये सिंपल सा टॉपिक है जो आपको बताना है। जल्दी बोलिए। यही क्वेश्चन बताने होते हैं, यही आपके दिमाग लगाने होते हैं। नीचे वाला क्यों? जल्दी से, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, उससे क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये फालतू की बातें हैं, आगे की बात फालतू कर दी तुमने। अगर Cl चला जाएगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, बिल्कुल ये बात सही है। और जैसे इसके ऊपर प्लस आएगा ये रेजोनेंस में आगे स्टेबिलिटी शो करेगा, ये बात आपको बतानी थी। इसका मतलब देखा जाए कि एल्काइल एलाइड और एलाइल हैलाइड में से एलाइल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एलाइल बिना सोचे समझे अपना Cl छोड़ देते हैं और Cl छोड़ने के बाद मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहता डरने की क्या बात है, ये देखो हम स्टेबल हो जाएंगे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इधर आते ही आपके पास ये चीज बन जाएगी, देख रहे हैं? तो अब मैंने ये बात आपको पहले भी कई बार बताई थी कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है। अगर मेरा इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं है तो मैं आगे रिएक्टिव नहीं होऊंगा, ठीक है। तो आज इसने अगर अपना Cl दिया तो क्या हुआ? इसने अगर Cl दिया तो सीधा कार्बोकेटायन बना। अब इसके अंदर नो रेजोनेंस, ठीक है जी, और रेजोनेंस नहीं होने से ये लेस स्टेबल है और जो लेस स्टेबल है वो कम बनेगा, जो कम बनेगा उसकी रिएक्शन भी कम होगी और ओबियस बात है एलाइल जीत गया। तो यहाँ पे एल्काइल और एलाइल का कंपटीशन चल रहा था जिसमें से मैंने आपको एल्काइल को जिता दिया। चलिए जी, ये मेरा था जी फर्स्ट टॉपिक, कोई बात नहीं, अब फिर से दिमाग लगाओ। अब है एल्काइल और विनाइल, फिर से एल्काइल आ गया। तो एल्काइल तो लिखा पड़ा है, मैं तीसरे नंबर पे विनाइल को और लिख लेता हूं। बताइए जी, शाबाश। अब एल्काइल और विनाइल में से किसको जिताओगे? फिर मैं 2 और 3 का कंपैरिजन भी कर दूंगा, पहले 1 और 3 का कंपैरिजन करो। 1 नंबर के 3 नंबर ऐसे बोल दो क्योंकि नाम थोड़े सेम से। कौन जल्दी Cl देगा? 1 नंबर के 3 नंबर, जल्दी बोलिए। जल्दी जल्दी जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग चलाओ अपना। 1 नंबर, चलो 3 नंबर क्यों नहीं? कौन बताएगा ये बात? ठीक है, आंसर सही है। क्यों दे देगा? यही तो तेरे से पूछ रहा हूं, क्यों दे देगा? 3 नंबर क्यों नहीं देगा? 1 नंबर इजिली दे देगा, 1 नंबर इजिली दे दे। मेरी बात सुनो, 1 नंबर इजिली दे देगा, इसको तुम नहीं समझा सकते। 3 नंबर क्यों नहीं देगा, इसको समझा सकते हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं 3 नंबर क्यों नहीं देगा। जल्दी से, शाबाश। तुम लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही, इसका मतलब। अब यहां पे ध्यान से देखिए जी, लोन पेयर बने Cl के। अब यहां रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस की वजह से जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं वो मैं आगे रेजोनेंस में यूज कर दूंगा। और जैसे मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में यूज करूंगा, इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड आते ही अब इसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल है वो तुम बता दो। तो ऊपर भी रेजोनेंस हुआ लेकिन Cl के जाने के बाद, यहां भी रेजोनेंस हुआ लेकिन Cl के जाने से पहले ही हो गया। और अगर Cl के जाने से पहले ही रेजोनेंस हो गया तो ओबियस बात है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो गई। अब ये टूटने को तैयार नहीं है और जो बंदा छोड़ने को तैयार नहीं है Cl को, उसकी न्यूक्लियोफिलिक
जो है वो स्लो हो जाएगी। तो अब अगर मेरे को ऑर्डर लगाना पड़ जाए इन तीनों का, एल्काइल हैलाइड, दूसरे नंबर पे एलाइल हैलाइड और तीसरे नंबर पे विनाइल हैलाइड, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? जल्दी बोलिए, शाबाश। ऑर्डर बताना पड़ेगा कि पता लग गया? बिल्कुल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलाइल होते हैं। आया हुआ है ये क्वेश्चन पेपर में, इसलिए करा रहा हूं। दूसरे नंबर पे एल्काइल होते हैं और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो विनाइल की होती है, क्योंकि विनाइल रेजोनेंस करता है Cl को अलग होने से पहले ही। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो अब बताओ हेलोएरिन और बेंजाइल हैलाइड। अब इन दो लोगों की बात चल रही है, 4 नंबर और 5 नंबर। अब मैं इनका नहीं कर रहा, अब बेंजीन वाली रिंग ले आता हूं। अब हेलोएरिन, ये लो जी, हेलोएरिन तो मेरे बच्चों को पता ही है, ये होती है बेंजीन की टाट पे, चलो जी हेलोजन, चलो जी Cl ही लगा देता हूं क्योंकि मुझे Cl पसंद है। तो बेंजीन की टाट पे Cl लगा दोगे। और बेंजाइल, क्या था बेंजाइल? थोड़ा मुझे याद करके बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा बेंजाइल क्या था। वेरी गुड, CH2 के साथ Cl, बस ऐसे ही बोल दो। अब इन दोनों में से जल्दी Cl कौन देगा और क्यों? शाबाश, अब आपको बता देना, अब बता देना चाहिए आपको। तो वो भी करता है रेजोनेंस, किसने कहा नहीं करता? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा सा करेक्ट आंसर दिया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने कुछ पढ़ाया है। ओके, सोच के बताओ यहां Cl क्यों नहीं हटेगा और यहां जल्दी क्यों हट जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये वेरी गुड। बोलो बोलो, कौन बोल रहा? बिल्कुल हेलो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब सही बोला है। हेलो बेंजीन के अंदर जो Cl के लोन पेयर हैं वो Cl के हटने से पहले ही रेजोनेंस में आ जाएंगी, जिस वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। अब ये बनाते रहना आगे जितने बनाने हैं, लेकिन यहां पे जैसे ही मैंने Cl को निकाला तो Cl के निकलते ही अब आ गया जी CH2 पे प्लस। पर मैंने तो कल परसों बोला था अगर बेंजीन की टाट पे प्लस आ जाए तो वो स्टेबल नहीं होता। अब ये तो गड़बड़ हो गई। आज सर आप कुछ और पढ़ा रहे हो या उस दिन कुछ और पढ़ाया था? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। उस दिन मैंने डायरेक्ट प्लस बताया था कि डायरेक्ट प्लस नहीं स्टेबल होता, और उस दिन कॉन्जुगेशन की बात हुई थी। तो आज देखो डबल, सिंगल, फिर चार्ज है, ये कॉन्जुगेशन होता है। तो जब Cl के जाने के बाद CH2 पे प्लस आता है तो CH2 घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता है नीचे से मेरी हेल्प आ जाएगी। अब ये नीचे से जैसी हेल्प आएगी तो अब बताइए जी, शाबाश, क्या हुआ? जल्दी बोलो। CH2 इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और आपको पता है चाहे रिंग में पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, बेंजीन उसको रेजोनेंस से संभाल लेती है। तो इधर रेजोनेंस हो रहा है, नीचे भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन उधर Cl के निकलने से पहले ही हमने Cl को डबल बॉन्ड के साथ बाइंड अप कर लिया, जबकि इधर हम लोगों ने Cl के जाने के बाद रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस हम चाहते हैं कि हो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जितना रेजोनेंस होगा उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, और मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये बात सुनी हुई है आप लोगों ने कभी? तो यही रीजन इन दोनों के थे, यही रीजन इन दोनों के हैं। तो कल को कोई बेंजाइल और एराइल में से कोई पूछ ले कि किसकी ज्यादा है, तो क्या लिख के आओगे कि बेंजाइल हैलाइड जल्दी Cl देते हैं, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी SN रिएक्शंस के लिए ज्यादा होती है। चलो जी, ये आपके पास आ गया है, ये अपने आपने हिसाब से बनानी है। अब चलो चेक और करते हैं। अब डिफरेंस इन हेलोजन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अगला टॉपिक है, ये भी नॉलेज के लिए। आज मैंने तुम लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि मुझे फर्क करके दिखाओ क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन में। ध्यान से सुन लीजिए। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, ये लो जी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। ठीक है जी। अब ये डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलो पहला क्या है मेरे पास? फर्स्ट नंबर पे मेरे पास है क्लोरोइथेन एंड क्लोरोबेंजीन। चलो जी, फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि मेरे बच्चों को समझ आए। क्लोरोइथेन वर्सेस क्लोरोबेंजीन।
अब दिमाग चला के बताओ, चलो हिंट दे दूं, एसएन रिएक्शन के बेस पे, और आप लैब में खड़े हुए हो, मैंने आपको क्लोरोइथेन भी दे रखा है और क्लोरोबेंजीन भी दे रखा है, और मैं कह रहा हूं जाओ करके दिखा दो। हिंट ये है कि एसएन रिएक्शन के बेस पे हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा। बिल्कुल। कौन नहीं करती, कौन करती है और कौन नहीं करती, जल्दी बोल। क्लोरोबेंजीन नहीं करती, बिल्कुल, क्योंकि वो तो तुमने पीछे से चोरी कर लिया। क्लोरोइथेन रिएक्शन कर जाता है और क्लोरोबेंजीन नहीं करती। लेकिन अब तू लैब में खड़ा हुआ है और इससे पूछ रहे, अरे तू करती है, अरे तू रिएक्शन नहीं करती है, ऑब्वियस बात है अगले ने कह देना है ना, मुझे नहीं पता। तो लैब में तो प्रूव करके दिखाना होता है, तो मैं बुला के लाऊंगा AgNO3 को। और अब बात समझ में आ गई होगी, जल्दी बोलिए। जैसे ही मैंने क्लोरोइथेन के अंदर AgNO3 डाला, क्या हुआ, जल्दी बोलिए। इसने अपना Cl दे दिया और तुम्हें AgCl का PPT मिल गया। यस और नो बोलो, PPT मिल जाएगा इसमें Ag से। लेकिन इसमें AgNO3 डालने पर नो PPT विल फॉर्म। समझ आ गया? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर तो ये होती ही नहीं है, याद करो इस बात को, मैंने बताई थी इसकी बातें, है ना। तो नो PPT विल फॉर्म, तो पहला डिफरेंस ये रहा। फिर किसी ने मुझे कहा चलो दूसरा बताओ, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन। वेरी गुड। अब बताइए जी, यही दिमाग लगाने की बातें होती हैं, और एक टीचर करा दे तो बाकी दिमाग बच्चों का लगना चाहिए। अब किसी ने कहा क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, इनमें डिफरेंस करके बताओ। जल्दी। ये फालतू की बात है, यहां इजिली और बिना इजिली की बात ही नहीं चल रही, यहां तो डिफरेंस की बात चल रही। शाबाश, ये देखो, ये देखो, ये बच्ची बोली। अब मैंने उठा करके दोनों में AgNO3 डाला, इसमें भी और इसमें भी, ये लो जी, दोनों में AgNO3 डाला। पहले वाले में बना AgCl का व्हाइट PPT, समझ आ गया बात आपको। और ये लेबोरेटरी में अगर आ जाए, और दूसरे में बना AgBr का येलो PPT। और अगर मैं AgI बना लेता, यानी कि I और बुला लेता, है ना, तो मेरे पास बनता डार्क येलो। AgBr लाइट येलो होता है और AgI डार्क येलो होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और लास्ट और बता दो, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसमें और बता दो लास्ट। लो जी, क्लोरोबेंजीन तो ये रही, बेंजीन की टाट पे, हाँ वेरी गुड। और ये लो जी, ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो आंसर सेम है। इसमें AgNO3 डालोगे, जवाब आएगा नो PPT। ये नॉलेज की बातें हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो कहता है ये तो बच्चों को अपने आप आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया, जो दिमाग लगाने की बातें हैं वो आपको आनी चाहिए। ये कंपटीशन भी है और ये आपके 12th क्लास के अंदर सिलेबस भी है। तो ये टोटल हेलो एल्केन और हेलो एरीन कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसके बाद आता है जी डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसके बाद आज का सारा टॉपिक सिलेबस से बाहर है, ये बता चुका हूं मैं आपको। लेकिन किसी ने मेरे से पूछा डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो नाम से पता लग रहा है जिनमें दो हैलोजन हो, ठीक है जी। अब मैं दो हैलोजन वालों में आप लोगों को मिलवाता हूं फर्स्ट नंबर पे। अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हो तो उसको बोलते हैं जैम डाइहाइड। ये कॉमन नेम है, याद रखना पड़ेगा कि इनकी कैटेगरी जैम डाइहाइड है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अगर दोनों साथ साथ वाले कार्बन पर है, इधर भी Br और इधर भी Br, तो उनको बोलते हैं विसिनल। हाँ, विसिनल का शॉर्टकट होता है विस डाइहाइड। और अगर ये आपके टर्मिनल कार्बन पर है, टर्मिनल में मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। हाँ, टर्मिनल में मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी कर देना, तो उनको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइड, अल्फा कोमा ओमेगा डाइहाइड। तो कल को ये 3 कैटेगरी तो मेरे बच्चों को आनी ही चाहिए, ठीक है, कि जैम क्या होता है, डाई क्या होता है, ये बातें मेरे बच्चों को आनी चाहिए। खत्म। इसके बाद में ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन में इसलिए कराता हूं क्योंकि इसमें 3 बंदे हैं, वो तीनों ही बड़े काम के हैं।
और जिनमें से दो को आप अच्छी तरह जानते हो और जिनके यूजेस बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैं कराता हूं। ट्राई हेलोजन में है एक तो CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और सारी दुनिया को पता है क्लोरोफॉर्म क्या काम आता है। दूसरा है CHBr3 और तीसरा है CHI3। क्लोरोफॉर्म का जुड़वा है ब्रोमोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म का है आइडोफॉर्म। मेरे साथ तो गड़बड़ ये हो गई कि मुझे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ही नहीं पता था और पूछने वाले ने पूछ लिया IUPAC नाम। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म? ये आ सकता है पेपर में, भले ही सिलेबस में है चाहे नहीं है, इसलिए करा रहा हूं। ट्राई क्लोरोमीथेन, अगला आइडिया लग ही गया होगा, ट्राई ब्रोमोमीथेन, और अगले वाला है ट्राई आयोडोमीथेन। पर अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जिनके यूज। तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का यूज तो बिल्कुल मत भूलना, ब्रोमोफॉर्म का भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं। किसी ने पूछा जी क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो एनेस्थेटिक एजेंट। क्या होता है जी, जल्दी बोलो। एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है, पता होगा ये बात तो, है ना। तो ये एनेस्थेटिक एजेंट है। और आयोडोफॉर्म लास्ट जो चैप्टर था उसकी, लास्ट चैप्टर की जान थी, इसलिए इसको जरूर पढ़ाया जाता है। एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक होता है और ये एनेस्थेटिक होता है। इतनी सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ब्रोमो जो है वो यूज होता है आपके टीयर गैस की फॉर्म में, ठीक है जी। ब्रोमोफॉर्म टीयर गैस में यूज होता है, तो ज्यादा यूज नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं है इसके मेथड पढ़ने की, ना ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की, ठीक है जी। लेकिन एक केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म की जो मैं बच्चों को बताता हूं। असल में ये इसलिए पता होनी चाहिए, डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, और सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में। क्लोरोफॉर्म के साथ एक समस्या है कि अगर उसका ढक्कन एक बार खुल गया तो उसके बाद वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुस जाएगी। एक्चुअली क्या है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी हो जाता है। अगर आपने क्लोरोफॉर्म को थोड़ी देर हवा के साथ छोड़ दिया तो इसने बना देना है COCl2 और साथ में बन जाएंगे H2O या HCl, HCl बन जाएंगे। तो ये हो गए 2H और इसके बाद में Cl, ये लीजिए। अब ये जो COCl2 मिली है इसके बारे में हमारी पहले बात हो चुकी है। इसका नाम किसी के साथ मिलता जुलता है, PH3। तो NH3 की 4 बहनें थी, उनके बारे में कुछ खासियत भी बताई थी पी ब्लॉक में। क्या खासियत थी वो आप बता दो। अमोनिया के अलावा जो बाकी गैसेस थी उनका नाम था फोस्फीन, आर्सिन, स्टीरीन और बिस्मथीन। और मैंने इनको इन से नागिन बना दिया था, नागिन बराबर पॉइजनस। ये चारों पॉइजनस कैसे हैं? इस गैस का नाम है फोस्फीन, याद आ रहा है कुछ। और इसी के साथ जुड़ता मिलता जुलता नाम बताया था फोस्जीन, और उस दिन भी ये मिलवाई थी। और ये दोनों गैसेस नेचर में भी एक जैसी हैं, ये भी पॉइजनस और ये भी पॉइजनस। तो अब तुमने तो एक बार यूज करके, है ना, और उसको छोड़ दिया, और उसके बाद आप एक बेकार डॉक्टर बन गए मान लेते हैं, और आपने जाकर दूसरे मरीज को भी यही वाला क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। अब वो तो लिटने की बजाय हमेशा के लिए लिट गया। क्यों लिट गया? क्योंकि ये जहरीली थी। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को दोबारा यूज करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि कहीं उसमें फोस्जीन तो नहीं बनी हुई। तो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लेकर उसमें पता है क्या डाल देते हैं, AgNO3। अगर फोस्जीन बनी तो साथ में क्या बना होगा, जल्दी बोलो। और HCl खुद बता देता है ना ना ना, इसको यूज नहीं करना, नहीं तो कांड हो जाएगा। यस और नो? तो कल को क्लोरोफॉर्म की इंप्योरिटी चेक करनी है तो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म की बोतल खोलो, उसमें डालो और AgNO3 डाल के टेस्ट कर लो। अगर व्हाइट PPT बन चुका है तो इसका मतलब तेरी क्लोरोफॉर्म काम से गई, उसको यूज मत करो। लेकिन फिर ये तो एक गड़बड़ हो गई यार, एक बोतल इतनी बड़ी होती है, एक ही बार यूज होएगी, दूसरी बार तो काम खत्म। तो इस बात से बचने के लिए हम पता क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की बोतल को जब बंद करते हैं
उससे पहले एथेनॉल डाल देते हैं, थोड़ा सा 1% एथेनॉल। तो अब एथेनॉल से मैंने पूछा तू क्या करेगा, कहता ये देखो एथेनॉल कहता मैं फास्जीन का बनना नहीं रोक सकता। तो मैंने कहा फिर तेरा क्या फायदा, कहता लेकिन जब फास्जीन बनेगी तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा डाई इथाइल कार्बोनेट में। इधर से निकला Cl, इधर से निकला H, माइनस कर दो HCl। तो अगर एथेनॉल डाली हुई है तो अब तुम्हारी टेंशन खत्म। C2H5 C2H5 CO3, और CO3 हर बच्चे को पता होगा क्या होता है, कार्बोनेट। तो ये डाई इथाइल कार्बोनेट है जो कि पॉइजनस नहीं होता। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि अगर मेरी क्लोरोफॉर्म पॉइजनस होती है ना, तो मैं उसको अल्कोहल पहले डाल के छोड़ देता हूं, और ये पॉइजनस अल्कोहल को उसमें पॉइजनस COCl2 को डाइथाइल कार्बोनेट में बदल देगा। तो ये नॉलेज की चीज थी कि क्लोरोफॉर्म यूज करने के बाद खराब हो जाती है, इसलिए ज्यादा दिन पड़े रहने नहीं देनी चाहिए क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, ये बातें आपको पता होगा। आइडोफॉर्म मैंने बता दिया, ठीक है। पर असल में जो रिएक्शन मैं बताना चाहता हूं ना, जो मुझे बताना था वो था हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो भी मैं भूल गया। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या है, ये आपके आगे भी आएगी और ये आपके सिलेबस में आगे है। भले ही क्लोरोफॉर्म हट गया लेकिन हेलोफॉर्म आएगी। मजेदार बताऊं क्यों, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन जिनसे बनती है वो आगे तुम्हारे सिलेबस में है। तो पहला क्वेश्चन तो बिड़ते ही आएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन का मीनिंग क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म, हिंदी में हेलोफॉर्म का बनना। बताओ जी कौन कौन से हेलोफॉर्म है, थोड़ा मुझे भी बता दो, जो दो मैंने आपको याद करने के लिए कहे। हाँ, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। और सबसे शानदार बात पता है क्या आएगी, कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बन के आएगा कि 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन में मुझे डिफरेंस करना है, तो बताइए। अब मैंने कहा हेलोफॉर्म रिएक्शन से भी तेरे को क्यों पढ़ा रहे हैं सर, तेरे तो सिलेबस में नहीं है ना, क्योंकि इस साल तो ये डायलॉग चल सकता है, सिलेबस में नहीं है तू तो। उसने कहा, किसने कहा मैं सिलेबस में नहीं हूं। हेलोफॉर्म बनता है अल्कोहल से, एल्डिहाइड से और कीटोन से, और ये तीनों तेरे सिलेबस में आगे हैं। अगर तुमने इनको छोड़ दिया तो ऑब्वियस बात है, काम खत्म। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है कि 3 पेंटेनोन वर्सेस 2 पेंटेनोन का डिफरेंस बताइए। तो जवाब आया ये रिएक्शन बताएगी, आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से ग्रुप देते हैं, तो जवाब आया जिनके अंदर CH3CO ये वाला ग्रुप होता है, या जो इस ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अल्कोहल ने पूछा, मैंने कहा बिल्कुल तू भी दे सकता है, ये देखो ये भी दे सकता है, अल्कोहल भी दे सकता है ये रिएक्शन, क्योंकि इसको मैं बदल सकता हूं इसके अंदर। तो ऐसे ग्रुप जिनके अंदर ये वाला पार्ट होगा वो आइडोफॉर्म दिखाएंगे। और सीधी बात, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा होगा। अब मैं इन दोनों को चेक करा देता हूं ताकि तुम्हारी समस्या खत्म हो जाए, ठीक है ना। ये लो जी, ध्यान से देखो यहां पे। तो अल्फा कार्बन वाला टर्मिनल ग्रुप होना चाहिए, तो CO ग्रुप टर्मिनल के साथ बैठा होना जरूरी है। तो अब किसी ने मुझे कहा 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन, और अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि बात समझ आ गई होगी, है ना। ध्यान से देखो जी, CH3CO, और क्या वो ग्रुप यहां पे है, जल्दी बोली शाबाश। तो जवाब है नहीं, यहां टर्मिनल के साथ बैठा हुआ है, ये वाला ग्रुप है, और इस वाले में देखो ये वाला ग्रुप है ही नहीं। तो CH3CO होना जरूरी है, एक CH3 होना जरूरी है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन कर दूं, कल परसों कराया था, तो ये बन जाएगा। तो ये ग्रुप जिनके पास नहीं है वो लोग कभी भी आपको हेलोफॉर्म नहीं दिखाएंगे, ठीक है जी। और हेलोफॉर्म में कुछ नहीं होता, एल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल प्लस बेस प्लस हेलोजन गिव्स आउट हेलोफॉर्म, इतनी सी बात होती है। किसी को करके दिखानी है तो मैं करके भी दिखा देता हूं, 2 सेकंड का ही काम है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मेरे को ये पता होना चाहिए हेलोफॉर्म दिखाता कौन है, अदरवाइज तो मुझे इतना ही लिखना है। ये देखो CH3 CH2
ये चलो CH3 CHO और प्लस में I2 प्लस में NaOH बस, और गिव्स आउट CHI3 और बचा हुआ क्या रहेगा HCOONA और बैलेंस मैंने नहीं करके दिखाई तो ये चीज बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो कल को हेलोफॉर्म के अंदर आए तो हेलोफॉर्म में 3 बातें, बेस, साथ में हेलोजन प्लस ऐसा ग्रुप ऐसा कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप हो, वो मिलकर बनाते हैं हेलोफॉर्म। तो दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर मेरे पास आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। मिले हुए हो? क्या फॉर्मूला होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का? CCl4। नाम बताओ इसके, कितने सारे नाम है इसके? इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका IUPAC नाम क्या है? जल्दी बोलिए। टेट्राक्लोरोमीथेन। और इसका कमर्शियल नेम है पायरीन। और ये यूज होता है आग बुझाने के। कहीं पे आग लग जाए तो CCl4 को डाल दो बस। पर जो इसका सबसे बढ़िया यूज है वो है फ्रियोन बनाने में। फ्रियोन बनती है जी इससे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो वो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं फ्रियोन के लिए। फिर आता है जी DDT। DDT क्या है? सुना हुआ है? बायोलॉजी वालों ने सुना होगा। DDT एक इंसेक्टिसाइड है जो कि कीड़े मारने की दवाई में डाला जाता है। और इसका नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है जी, ये इसका नाम होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब ये मेरे को भी स्ट्रक्चर याद नहीं रहती, पर मुझे बनाने के हिसाब से याद रहती है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन और क्लोरल से करवा के बन जाती है। अब क्लोरोबेंजीन तो सबको आता करना, बेंजीन की टांट पे Cl, फिर बेंजीन की टांट पे Cl, ये देखो इधर। और क्लोरल होता है CCl3CHO, CCl3 और CHO, ये होता है क्लोरल। और ये क्लोरल होता है। अब इधर से भी H निकलेगा, इधर से भी H निकलेगा और इधर से निकलेगा O। तो H2O निकल गया और ये लो जी, ये बेंजीन की रिंग इससे जुड़ गई। अब इसका नाम है ट्राइक्लोरो। ठीक है जी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और इथेन। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? जल्दी बोलिए, शाबाश। 2 होते हैं। तो ये आपके पास बन गया। 11th क्लास में एक बंदा पढ़ाया था BHC, जिसका नाम था 666। हाँ देखो, उसको याद है BHC या 666। ये भी इंसेक्टिसाइड है। एक नाम और बताया था गैमेक्सिन, एक नाम और बताया था लिंडेन। इसके बहुत सारे नाम है, पर चलो अब सिलेबस में नहीं है तो अपने भी ज्यादा इस पे नहीं ज्यादा जोर देते। ठीक है, और लास्ट मेरे पास आता है जी फ्रियोन। बाकी सारे छोड़ देना। फ्रियोन के अंदर हर किसी बच्चे को पता है होती क्या है ना? फ्रियोन एक रेफ्रिजरेंट गैस है जो कि हाँ जी ठंडा करने काम आती है। नुकसान भी पहुंचा रही है हमारी ओजोन लेयर को, पता होगा ये सारी बातें, है ना? ओजोन की लेयर को नुकसान करती है। लेकिन फ्रियोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका नाम, या फॉर्मूले से नाम देना या नाम से फॉर्मूला देना। तो देखो जी, किसी ने मेरे को कहा जी फ्रियोन का नाम बताओ। ठीक है, तो मुझे उसने फॉर्मूला दे दिया C2F2Cl4। इस फ्रियोन का नाम बताओ। कोई भी फ्रियोन दे दे तो कुछ नहीं करना। फ्रियोन का नाम दिया जाता है नंबर के हिसाब से। और नंबर कैसे लिखा जाता है मैं बता देता हूं। पहले कार्बन चेक करो कितने, जल्दी बोलो। इस फ्रियोन में कार्बन कितने? 2। तो कार्बन बोला जाता है -1 करके, तो फ्रियोन 1। ठीक है, हाइड्रोजन बताओ कितने यहां है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बोला जाता है +1 करके, तो आंसर है 1। फिर देखो फ्लोरीन कितने हैं, जल्दी बोलो जल्दी। 2। तो फ्लोरीन बोले जाते हैं सेम टू सेम, जितने हैं उतने। तो ये इसका नंबर है फ्रियोन 112। अब ये आ सकता है पेपर के अंदर, मतलब आने वाले सालों में, इस साल तो नहीं आएगा। किसी ने कह दिया C3 और H3, ये चलो C3 और H2 और F3। एक मिनट,
और लास्ट में Cl 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 हो गए, फिर 5 ये ले। Cl का कोई रोल नहीं होता बेटे, फ्रियोन होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुन ले ध्यान से, जब तेरे को 3 लोगों के बारे, कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। मैंने कह दिया पहले हाथ पे बैठा है हाइड्रोजन, दूसरे पे बैठा है फ्लोरीन, और बाकी बचे हुए हाथ पे बैठे हैं क्लोरीन। तो बता नहीं सकता क्लोरीन कितने हाथों में बैठे हैं। जल्दी बोल जल्दी बोल, ठीक है? समझ आया क्वेश्चन क्या तेरे को? अगर मैं तेरे को कार्बन की 4 वैलेंसी में से बता दूंगी 2 पे ये बंदे हैं और बाकी 2 पे क्लोरीन बैठा है, तो ऑब्वियस बात है कि बची हुई तो मैं बता ही दूंगा कि किसके ऊपर है। हाँ 1 मिनट रुक जा, इसका बताओ जी नाम, फ्रियोन क्या नाम है? 233, बिल्कुल सही नाम है 233। कैसे बताया मैंने? बोलो बोलो बोलो। 1 माइनस कर दिया, हाइड्रोजन में 1 जोड़ दिया और फ्लोरीन सेम टू सेम, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई मुझे कह दे फ्रियोन 11 का फॉर्मूला बताओ, तो फ्रियोन 11 का मतलब है 011। अब किसी ने कहा इसका फॉर्मूला बताओ, तो तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। बताइए जी इसमें कितने कार्बन होंगे? 1, क्योंकि 0 के अंदर +1 कर दो, उल्टा कर दो फॉर्मूले में। हाइड्रोजन होंगे नहीं, क्यों? 1 में से 1 माइनस कर दो। और फ्लोरीन कितने होंगे? 1 होएगा। और बाकी कितने बॉन्ड बच गए? 3। तो तीनों पे किसको बिठा दूं? ये तुम्हारा है फ्रियोन 011। कोई कहते हैं फ्रियोन 013, ये बताओ, तो फिर क्या करोगे? जल्दी बोलो। या चलो 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 चेंज, थोड़ा चेंज कर देता हूं। 1 2 3, चलो फ्रियोन 1 2 3 बताओ। CF बोलो बोलो। कार्बन 2, हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 3 और क्लोरीन 4। गलत है, तू पता है तेरे को, क्योंकि तुझे इथेन का फॉर्मूला नहीं आता। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन? C2H6। तो C2 होते हैं तो H कितने लगते हैं? 6 में से पहले ही कितने लग चुके हैं? 4 के बाद कितने और लगाऊंगा? 2। आगे समझ में? या एक और दो एग्जांपल? सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर मीथेन में CH4 है तो इथेन में C2H6, टोटल 6 बॉन्ड और होते हैं। प्रोपेन में कितने होते हैं? 8। देखो ध्यान से, 3 के साथ मैंने, अच्छा ये ज्यादा जोड़ दी, यहां गलती कर दी थी, सॉरी। यहां मैंने आपको जोड़ के देने थे 3, ये लो 2 3 3 8 हो गया ना। चलिए जी, तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हेलो एल्कीन एंड हेलो हेरीन। तो कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा और वो होगा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। टिल देन बाय बाय।